हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, भौतिक महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सदिश क्षेत्र में स्थित किसी आयतन अल्पांश वॉल्यूम एलिमेंट अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो यहां से हमारे जो वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फील्ड का, उसकी डेफिनेशन क्या है कि हमारा कोई वेक्टर फील्ड है, उसके अंदर हमने क्या लिया है, एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, आयतन अल्पांश लिया है। तो उस वॉल्यूम एलिमेंट के क्लोज सरफेस से, यानी हमारे पास में कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट होगा तो उसकी जो सरफेसेस होंगी उसको एनक्लोज करने के लिए हमारे पास में क्या होंगी, सरफेसेस होंगी। जैसे कि मान लो हमारा ये कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, एक क्यूब साइज में है ये, तो इसकी क्या है, यहां पर अपने पास में सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या है, सरफेसेस हैं। तो इसकी जो सरफेस होंगी, सामने वाली और पीछे वाली जो सरफेस होगी, तो इस आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से, यानी सभी सरफेसेस की अगर हम बात करें, तो निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स, प्रति एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसको डिफाइन करता है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को डिफाइन करता है। यानी हमारे पास में जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इसके सभी पृष्ठों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, वो किसको बताएगा, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को बताता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि डाइवर्जेंस किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि हमारा जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, किसी आयतन अल्पांश जो है, वॉल्यूम एलिमेंट जो है, उसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके पृष्ठ से, क्योंकि हम पृष्ठ से डिफाइन करते हैं फ्लक्स को। फाई जो होता है हमारा क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या हमारा कोई भी वेक्टर हम ले लें, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो सभी जो पृष्ठ है, इसके बंद पृष्ठ अगर हम ले रहे हैं तो उनसे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम से, वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि माना ए एक्स वाई जेड एक सदिश क्षेत्र है तथा डीवी इसमें स्थित आयतन अल्पांश है, आयतन अल्पांश वॉल्यूम एलिमेंट है, अतः सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस या डीए पृष्ठ में से
निकलने वाला या निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा। तो जो अपना फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और अगर हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यानी जो टोटल हमारे सरफेसेज हैं उनमें से निकलने वाला वो फ्लक्स क्या होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। तो यहां पर हम एस लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, पृष्ठ समाकल हो रहा है। अब हमने फ्लक्स को हम डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो फ्लक्स क्या होता है, किसी दिए गए पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की जो संख्या होती है। अलग से आप इसकी फ्लक्स की डेफिनेशन लिख सकते हो। फ्लक्स क्या होता है, किसी दिए गए पृष्ठ से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया कि ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये हमारा फ्लक्स का मान हो गया। और जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है उससे हमारे पास में डाइवर्जेंस क्या होता है कि जो फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला फ्लक्स। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या लिखेंगे, सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत और पर यूनिट वॉल्यूम से जाने वाला जो हमारा फ्लक्स है। यानी ये जो फ्लक्स है इसको हम किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। आयतन से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम फ्लक्स आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर डिवाइडेड बाय डीवी। जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या है, डीवी। अब जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है आयतन अल्पांश हम लेते हैं, और ये स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट डीवी टेंड्स टू 0 और ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर डिवाइडेड बाय डीवी। तो ये हमारा डाइवर्जेंस होगा कि इस पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस फील्ड की जो हमारे यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमने वेक्टर फील्ड लिया है, तो उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना अमाउंट उस वॉल्यूम से या निर्गत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स हमारा क्या बताता है, कुल बल रेखाओं की संख्या को बताता है। जितनी लाइन ऑफ हमारे पास में यहाँ पर गुजरती हैं फील्ड की, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से मात्रा को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। तो ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो हम लिख सकते हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होगा वो क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर हम वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसको आप लिखें यहाँ तक हो गया। अब हम इसके भौतिक महत्व को पढ़ते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डाइवर्जेंस किसे कहते हैं।
जैसे कि मान लो हमारे पास में क्या है कि कोई फील्ड लाइंस हैं इस प्रकार, ये एक वेक्टर फील्ड है, सदिश क्षेत्र है, और इसमें स्थित जो हमारा वेक्टर है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर मान लो हमने कोई वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, तो इस वॉल्यूम से निकलने वाली कितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं और कितनी इससे बाहर जा रही है, यहाँ पर तो हमारा यूनिफॉर्म है। इस प्रकार अगर हम देखें, जैसे मान लो हम पानी की बात करें कि हमारे पास में क्या है, पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कोई होल बना दिया, तो इसमें से कितना पानी निर्गत हो रहा है, ठीक है, वो क्या बताएगा, इसके डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस लेते हैं, भौतिक महत्व। तो जो डाइवर्जेंस होता है, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस उसमें स्थित आयतन अल्पांश वॉल्यूम एलिमेंट से निर्गत कुल फ्लक्स को बताता है। यहाँ पर हम जो हमारा नेट फ्लक्स होगा उसकी हम बात करें कि कितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर हुई और कितनी फील्ड लाइन उससे बाहर निकली, टोटल जो नेट हमारे पास में आएगा उस फ्लक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम पानी के फ्लो का भी बात करें तो इस प्रकार हमारा कोई होल है, कितना पानी इस होल के अंदर आ रहा है और कितना पानी इस होल से बाहर जा रहा है, तो जो नेट हमारे पास में अमाउंट होगा कि कितना अंदर आया और कितना बाहर गया, तो नेट जो हमारा बचेगा, क्योंकि अंदर आने वाले को अगर हम माइनस लेते हैं और बाहर जाने वाले को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो टोटल अमाउंट हमारा बचेगा कि टोटल हमारा बाहर कितना निकला, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, आयतन अल्पांश से निर्गत कुल फ्लक्स को बताता है। डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है डाइवर्जेंस का मान। शून्य हो सकता है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, उदाहरण। पहला हमने लिया कि हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज स्थित है प्लस क्यू, और यहां पर हमने इसको एनक्लोज करता हुआ कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने कोई एक स्फीयर हमारी शेप है और इसके सेंटर पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू के कारण क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी। ये क्या है, फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारा है, एक प्लस क्यू चार्ज अगर स्थित है तो हमें पता है कि उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे बाहर निकलने वाली क्या है, फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस आयतन अल्पांश के अंदर, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर क्या है, एक सोर्स स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर क्या निकल रही है, फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस तरह से था सोर्स, और ये क्या हुई, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, इस सोर्स से निकल रही है फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका सोर्स स्थित है, फील्ड लाइंस
बाहर की ओर क्या हो रही है, निकल रही हैं। और जब हम बाहर की ओर निर्गत फ्लक्स को लेते हैं तो हमारा जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि किसी स्थान पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है या किसी आयतन अल्पांश में प्लस क्यू आवेश स्थित है तो वहां बाहर की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी तथा यहां पर जो हमारा सदिश क्षेत्र है, वेक्टर फील्ड है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होगा। यानी एक तरीके से जब हमारी फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर हो, बढ़ रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस इसका पॉजिटिव कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास में क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता। ठीक है, इसको लिख लो आप एक बार पॉजिटिव के लिए। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप इसको लिख सकते हो, जो हमारी फील्ड लाइंस है, क्षेत्र रेखाएं जो होंगी। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, या जो भी हमारा सदिश क्षेत्र है उसका सोर्स स्थित है। ठीक है, अगर हमारा डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव है, इसके लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि किसी स्थान पर डाइवर्जेंस का मान धनात्मक है, अतः वहां पर सदिश क्षेत्र का स्रोत स्थित होगा। सदिश क्षेत्र का क्या होगा, वहां पर सोर्स होगा। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसकी जगह क्या होता, माइनस क्यू चार्ज होता। माइनस क्यू चार्ज होता तो माइनस क्यू चार्ज अगर होगा तो वहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर आती हुई होगी। फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, अंदर की ओर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्थान पर सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऋणात्मक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से
फ्लक्स जो है वो इसके अंदर एंटर हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होगा वो किसको बताएगा, उसके वेक्टर के सिकुड़ने को यहाँ पर बता रहा है कि वेक्टर जो यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। बाहर हमारी फील्ड लाइंस थी इस पूरे एरिया के अंदर, और यहाँ पर आकर के क्या हो रही है, इस चार्ज पर सिकुड़ रही है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अगर किसी स्थान पर हमारा जो वेक्टर फील्ड है उसका डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वहां पर सिंक स्थित है, अर्थात वहां पर सदिश क्षेत्र का सिंक स्थित है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, सदिश क्षेत्र का सिंक स्थित होगा। अब थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि हमारा जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास में है, यदि किसी स्थान पर ठीक है, यदि किसी स्थान पर, यहां पर लिख लेना कि यहां पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, इसका -q चार्ज का। जैसे -q आवेश स्थित होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, थर्ड हम ले रहे हैं कि यदि किसी स्थान पर सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो, 0 हो। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 है, अर्थात वहां पर न तो स्रोत स्थित होगा और न ही सिंक स्थित होगा। यानी यहां पर क्या होगा कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो अंदर आने वाला हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर हम बाहर जाने वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जितना फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश करता है, जितना एंटर होता है, उतना ही क्या हो रहा है, बाहर की ओर निर्गत हो रहा है। जैसे कि हम वो वाटर वाला एग्जांपल देख रहे थे, मान लो यहां पर हमने कोई फ्रेम रख रखी है, तो जितनी इसमें से पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निर्गत हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या है, डाइवर्जेंस 0 हो गया। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे चुंबकीय बल रेखाओं का या चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है शून्य होता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। बंद वक्र बनाती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की फील्ड लाइंस होती हैं, ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है, ये इसके क्या है, यहाँ पर पोल है N और S। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो होती हैं, वो क्या बनाती हैं, एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। क्लोज्ड कर्व बनाने का कारण है कि वहां पर जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो इस प्रकार होती हैं।
एन से निकलती है और एस पर एंटर होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाएगा कि जितनी यहाँ पर निकल रही हैं उतनी ही क्या होती हैं इस पर एंटर होती हैं। ठीक है, इस एस के ऊपर क्या होती हैं एंटर होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम कोई क्लोज्ड ये एरिया हम यहाँ पर लें, अगर कोई बंद पृष्ठ अगर हम लें तो उसमें से क्या होगा, निर्गत फ्लक्स और आगत फ्लक्स यानी आने वाला जो फ्लक्स है एंटर फ्लक्स और जो निकलने वाला फ्लक्स है दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। मान लो हमने यहाँ पर कोई एरिया ले लिया, कोई वॉल्यूम एलिमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, तो इसमें से जितना फ्लक्स इसमें एंटर हो रहा है उतना ही वापस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, इसके कारण ये फील्ड लाइंस जो होंगी क्या बनाएंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ऐसे सदिश क्षेत्र जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे सदिशों को परिनालिकीय सोलेनोइडल सदिश वेक्टर कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। क्योंकि हमारे पास में हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट का जो सिंगल पोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे जो विद्युत क्षेत्र है इसके मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। मोनोपोल का मतलब क्या है, एकल ध्रुव स्थित होते हैं। हमें पता है कहीं पर प्लस क्यू चार्ज अकेला हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज अकेला हो सकता है। तो प्लस क्यू चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हुई होती हैं। तो यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर होंगी और जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, हमारे एन और एस दोनों ध्रुव होंगे। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एकल ध्रुव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगी, क्लोज लाइंस बनाएंगी। क्लोज लूप बनाने के कारण यहाँ पर इनका जो डाइवर्जेंस है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी एक तरीके से हम बता सकते हैं कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां से लाइंस बाहर आ रही हैं, फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। और अगर नेगेटिव है यानी फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं। और अगर जीरो है इसका मतलब ना तो फील्ड लाइंस कहीं जा रही है और ना ही कहीं आ रही है, यानी एक क्लोज करो वहीं पर वो क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है, और इस प्रकार के जो हमारे फील्ड होते हैं या जो हमारे वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं, परिनालिकीय सदिश कहते हैं। इसी प्रकार हम किसी कांस्टेंट वेक्टर के लिए देख सकते हैं कि हमारे पास है, मान लो कोई वेक्टर है, जैसे कि हम कहें ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स 3i केप प्लस का 4j केप प्लस का 5k केप। इस प्रकार हमारे पास में क्या है, कोई वेक्टर है। तो इस वेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें ना तो कमी आएगी इस वेक्टर में और ना ही ये बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हमारा वेक्टर इस प्रकार होता 3xi केप प्लस का 4yj केप प्लस का 5zk केप, तो हमें पता है कि x y z की वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, ये वेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब इसका पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा। और अगर हम x y की z की वैल्यू को कम करते हैं या नेगेटिव में अगर इनको करते हैं तो वहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर का मान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वेक्टर के लिए हमारे पास में डाइवर्जेंस आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, इसको लिख लो।
ठीक है। तो ऐसे जो हमारे वेक्टर्स होंगे उनकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या बनाएंगी, क्लोज कर्व बनाएंगी, जिनके लिए जो डाइवर्जेंस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमने जिस प्रकार प्रीवियस लेक्चर में ग्रेडियंट के लिए पढ़ा था, जो हमारे पहले के लेक्चर्स थे, कि ग्रेडियंट को हमने डिफाइन किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने इस तरह से लिखा था, डेल फाई हमने लिखा था, और हमने डेल ऑपरेटर को डिफाइन किया था। डेल ऑपरेटर क्या था, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। ये हमारे पास में क्या था, डेल ऑपरेटर था। तो जिस प्रकार हम ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी फाई को हम स्केलर फील्ड का जो हमारा ग्रेडियंट था उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, वैसे हम डाइवर्जेंस को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस हमेशा हमारे पास में क्या है, किसी वेक्टर फील्ड का है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू, इसको भी हम डेल ऑपरेटर की फॉर्म में डेल डॉट ए लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि जो डेल ऑपरेटर है वो हमारा क्या है, आई केप जे केप के केप, यानी एक वेक्टर है यहाँ पर, और इसका हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का होता है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फंक्शन आएगा। ठीक है, अदिश राशि या अदिश फलन हमारे पास में आता है। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम डाइवर्जेंस ऑफ ए को निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वहां पर हम डाइवर्जेंस का जो हमारा फॉर्मूला आता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालते हैं। तो यहां तक हमारा जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन और डाइवर्जेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। पॉजिटिव या नेगेटिव होगा इसका मतलब कि जो फ्लक्स है, अगर पॉजिटिव है तब तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और वहां पर उस वेक्टर का सोर्स स्थित है। नेगेटिव होगा तो फ्लक्स अंदर की ओर होगा और उस वेक्टर का क्या होगा, सिंक होगा वहां पर। और अगर 0 है तो क्लोज्ड, ये क्या होगा, यहाँ पर कर्व होगा और वहां पर जो हमारी फील्ड लाइंस है वो क्या बनाएंगी, क्लोज कर्व बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं इसको, डाइवर्जेंस को।